तो ज्यादा देरी ना करते हुए, चूंकि हम लोग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो बाद में रिकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐसे भी है जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं कि हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका नाम है करियर काउंसलिंग कोर्स, जिसके जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी के अंदर मैक्सिमम करियर काउंसलर, ट्रेंड करियर काउंसलर, कॉम्पिटेंट करियर काउंसलर को डेवलप करें, ताकि करियर काउंसलिंग की जो जरूरत है कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, उसकी कमी को पूरा करें। इसके लिए 6 मंथ का सैटरडे और संडे चलने वाला, सैटरडे को रात को 9 बजे और संडे को रात को 9 बजे, ये 2 घंटे या तकरीबन 4 घंटे हर वीक चलने वाला कोर्स, जो 6 मंथ 100 आवर्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है। और ये 15 जनवरी को हमने लॉन्च किया था, जिसकी इसका खास मकसद ये है कि कम्युनिटी के अंदर करियर काउंसलर डेवलप किए जाए, और वो सारी स्किल के साथ में, सारी कॉम्पिटेंसी के साथ में जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज उसमें लगता है, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, पर्सनैलिटी का एवेल्युएशन हो, या बच्चे का एवेल्युएशन हो, दिगर सारी फील्ड के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, उसको गैदर किस तरीके से किया जाता है, उसको कैसे रिकमेंड किया जाता है, और करियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग, इसका सबका एक बेहतरीन सिलेबस हमने बनाने की कोशिश की है। और वो सब हम इस कोर्स के जरिए ऐसे टीचर्स, करियर काउंसलर और प्रोफेशनल को ट्रेन करना चाहते हैं जो कम्युनिटी में एज अ करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर का काम करें, जिसके हमारे अभी तक तकरीबन 6 लेक्चर हो चुके हैं। और 6 लेक्चर्स में करियर इन मेडिसिन, करियर इन आर्ट्स एंड डिजाइन, करियर इन टेक्नोलॉजी, करियर इन साइकोलॉजी, करियर इन जर्नलिज्म, ओवरव्यू ऑफ करियर काउंसलिंग, हाउ टू सिलेक्ट द डिफरेंट स्कूल बोर्ड बिटवीन एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, इस तरीके के डिफरेंट लेक्चर्स हमारे अभी तक हो चुके हैं। हम पहले फेज में हैं, जिसमें करियर काउंसलिंग का वो फेज जिसको हम लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इकट्ठा करना। फिर सेकेंड फेज हमारा शुरू होगा, जिसमें हम लोग पर्सनैलिटी के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, और अ, बच्चे के ताल्लुक से स्टूडेंट की साइकोलॉजी से लेकर स्टूडेंट को का डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसको रिकमेंड किया जाए, ये फेज को स्टडी करेंगे। और थर्ड फेज में हम लोग रिकमेंडेशन कैसे करेंगे, बच्चे को और पेरेंट्स को रिकमेंडेशन उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किस चले। तरीके से रिकमेंड करेंगे। तो इस तरीके से ये 3 हिस्सों के अंदर करियर काउंसलिंग के कोर्स को मैंने डिवाइड किया है। पहला नॉलेज एक्वायर करना, फिर नॉलेज कहाँ से एक्वायर करना, सेकेंड चीज बच्चे का एप्टीट्यूड या बच्चे की पर्सनैलिटी को पहचानना, एंड थर्ड फेज इज रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्सेज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टूडेंट। ओके, इसके साथ साथ इसमें एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एमबीटीआई और बहुत सारा 100 घंटे के कोर्स में हम लोगों सीमा ने का डालने की अंसारी कोशिश है किया क्या? है। चूंकि बहुत सारी डिमांड मेरे पास आई कि सर ये इसके रजिस्ट्रेशन फीस आप इसको इसको वे ऑफ कीजिए और इसको फ्री कीजिए। और चूंकि वक्त भी बहुत कम था, तो हम लोगों ने सोचे कि जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन करें और इस कोर्स से, इस पर्टिकुलर लेक्चर से फायदा उठाएं। आज का हमारा टॉपिक है करियर इन सोशल वर्क सेक्टर, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल वर्क करियर प्रोस्पेक्ट्स आर देयर, उसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ पर जॉब लगती है, जॉब के कौन कौन से जराए हैं, किस तरीके की पर्सनैलिटी लगती है, किस तरीके का प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज लगता है। ये जानने के लिए ये इंफॉर्मेशन हमारा एक नॉर्मल करियर काउंसलर भी दे सकता था, लेकिन चूंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पर यह है कि बेस्ट पर्सनैलिटी को, बेस्ट प्रोफेशनल को आपके सामने पुट किया जाए। और जैसा कि हमने जर्नलिज्म के लिए हसन मुलानी सबका लेक्चर रखा था, करियर इन साइकोलॉजी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट हमारे बहुत मशहूर है बंबई में, हुमेरा खान, उनका लेक्चर रखा था, हुमेरा शेख सॉरी। उसी लिए उसी उसी एतबार से आज जो टॉपिक है करियर इन सोशल सेक्टर, उसके लिए हमारे बीच एक मेहमान मौजूद है जो हमारी रिक्वेस्ट पर अपना कीमती वक्त देने के लिए तैयार है। उनका नाम है मिस शबाना खान। तो मैं शबाना खान मैम को वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे क्या लेक्चर को प्रोसीड करेंगे और बेहतरीन तरीके से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने टीचर्स, प्रोफेशनल, इसको सोशल वर्कर यहाँ पर जुड़े हैं, उनको गाइड करेंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैडम का आपके सामने दूं। शबाना खान मैम, शी इज बेसिकली अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। शी डिड हर मास्टर्स इन मास्टर ऑफ सोशल वर्क
आपको मैं बताता चलूं कि मास्टर सोशल वर्क करने के लिए स्पेशलाइज फील्ड होती है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और उसके बाद में अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो मैडम ने बैचलर ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन, जो कि एक बहुत ही मशहूर अदारा है बंबई का सोशल वर्क के लिए, वहां से किया है। साथ ही साथ करियर काउंसलिंग के कुछ कोर्सेज भी मैडम ने किए हैं अलग अलग जगहों से। और मैडम के नाम बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, और बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिकेशन में मैडम के आर्टिकल शाये हो चुके हैं। और इस फील्ड के अंदर अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बड़ा पेपर प्रेजेंटेशन होता है, तो मैडम का उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टिसिपेशन होता है और अपनी खिदमात मैडम दे रहे हैं। बर वक्त मैडम मेस्को, जो कि बंबई का एक बहुत मशहूर और बड़ा सोशल वर्किंग का या एनजीओ कहा कहलाता है, वहां पर मैडम एज अ एजुकेशनल काउंसलर काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी मेस्को में कुछ अपनी खिदमात दे चुका हूँ, तो उस दौरान मैंने मैडम का पूरा काम को अच्छी तरीके से देखा, उनका काम करने का तरीका, उनका बच्चों से डील करने का तरीका, और जिस तरीके से साइकोलॉजी और सोशल वर्क को समझने का उनका जो मेथड है और जो जो उनकी खासियत है, उसको मैं बारीकी से देख चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि इस लेक्चर के लिए मैं इनवाइट करूं शबाना मैम को। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मैम के कि मैडम ने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किए और इस लेक्चर के लिए हमारे सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैडम को इनवाइट करूंगा कि वो आगे का लेक्चर शुरू करें। जज़ाकल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैम अस, शबाना मैम, अस, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन। सर, थैंक यू सो मच, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। जरा नवाजी का शुक्रिया, आपने इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू just ask that all these participants are known to us or not known to us. जी मैम कुछ लोग नए हैं, और कुछ लोग हमारे कोर्सेज में जो हमारे जो स्टूडेंट है वो है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो जो हमारा सेशन है वो आज हम सोशल वर्क के ताल्लुक से बोलना चाह रहे हैं कि एक जिस तरह से एहसान सर बता रहे हैं कि हमको करियर गाइडेंस और काउंसलिंग की फील्ड में अगर इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। और एज अ करियर काउंसलर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की जानकारी होना और उस फील्ड की मालूमात होना बहुत जरूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं और उसका मेजर करियर पाथ क्या है। तो करियर काउंसलिंग, सॉरी करियर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो मेजर हमारा टॉपिक है कि सोशल वर्क का जो सेक्टर है उसमें हम लोग आगे जाना चाहते हैं। एहसान सर, अगर इफ आई स्विच इंग्लिश एंड हिंदी बोथ तो चलेगा या सिर्फ एहसान सर? चलेगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में ही हो रहे रोजाना। अच्छा, हिंदी में करना ही है क्या, इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश भी दोनों? चल ओके ओके ओके, जजाकल्ला, थैंक यू सर। आपका नाम बताएंगे सर प्लीज? जी, मैं इरफान सैयद। ओके, थैंक यू इरफान सर। तो मैं एक्चुअली एक पीपीटी है उसके जरिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिस्कशन आसान हो जाता, और वो पीपीटी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एहसान सर, अगर हम पीपीटी स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर होगा। वीडियो चालू है मम्मी, बंद करो वीडियो। मैडम मैंने पीपीटी शेयर किया है, सबको जी मेरी पीपीटी दिख रही है? जी दिख रही है, एक्सप्लोरिंग सोशल वर्क हेल्पिंग प्रोफेशन के नाम से। जी यस मैम। सर, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखी है कि एक्सप्लोरिंग सोशल वर्क अ हेल्पिंग प्रोफेशन, बिकॉज जैसे सबको पता है कि सोशल वर्क इज अ हेल्पिंग प्रोफेशन, लोगों की मदद करने वाला एक पेशा है। और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है कि सोशल वर्क इज एन एक्सेलेंट career choice for those who care about human dignity and social justice and environment। मतलब जो लोग इंसानियत को काफी अच्छे से समझते हैं और उसको पेशा बनाना चाहते हैं और आगे जाके उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो ऐसे लोग हैं जो समाज में जिनका अपलिफ्टमेंट मुश्किल है। सोशल जस्टिस मतलब समाजी इंसानियत की बात हो रही है और इंसाफ की बात हो रही है। और इन्वायरमेंट मतलब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है। तो इस तरह के इश्यूज पर अगर जो लोग काम करते हैं, जैसे कि द फील्ड इज जस्ट एज डाइवर्स एज द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, communities that we serve, the major focus is eradication of social
इश्यूज एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि सोशल प्रॉब्लम जनरली क्या होते हैं और सोसाइटी की खैर ख्वाही के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो सोशल इश्यूज अगर की जब हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस है, इलिटरेसी है, गर्ल चाइल्ड को लेके जो दिक्कत आती है, ये जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, ईव टीजिंग होती है, सीनियर सिटीजन्स के साथ में जो सोशल इश्यूज हो जाते हैं, उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं, या जुवेनाइल जस्टिस जो होता है, मतलब चाइल्ड डेलिक्वेंसी। जी हाँ सर, हेलो हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं मैम, डिस्टर्बेंस था, कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम, ओके ओके। तो मैडम आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए जी। हेलो हेलो, जी मैम कंटिन्यू प्लीज। हाँ। तो इस तरह के जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से उसको एक माइक्रो प्लानिंग के साथ और उसको कोशिश करेंगे एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और विजन के साथ काम करना, उसको कहते हैं सोशल वर्क में किसी भी प्रॉब्लम को स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करने के लिए। ये जो प्रोफेशन होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है, या जो 3 साल और जो 5 साल का या 2 साल का जो कोर्स होता है, उसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप किस तरह से किसी भी इशू को डील करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एक सोशल वर्कर बनने के लिए जो क्वालिटीज, जो ट्रेट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो ट्रेट्स को मैंने लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी है कि एम्पैथी, मतलब लोगों की प्रॉब्लम है ये हमारे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि किसको क्या प्रॉब्लम है या समाज में क्या मसला है। तो किसी भी एक चीज को आइडेंटिफाई करना या समझना कि, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन उसको तहे दिल से महसूस करना जो कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, एक्सेप्टेंस, उसको जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। एक्टिव लिसनिंग, एज अ सोशल वर्कर हमको काफी एक्टिव लिसनिंग की यू नो होना पड़ता है, एक्टिव लिसनर, क्योंकि हम बोलते हैं तो हम सुनते कम हैं। यहाँ पे जरूरत होती है कि आपको एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से चीजों को सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है। डेडिकेशन, मतलब डेडिकेटेडली किसी भी सोशल प्रॉब्लम के तरफ काम करना। अकाउंटेबिलिटी, हम उसके जिम्मेदार हैं जो भी हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है क्लाइंट सिस्टम से, बेनिफिशियरी से, या आपके जो भी लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो। मैडम क्रिटिकल, शबाना मैम, जी सर, जी आपका जो कैमरे का पोजीशनिंग है ना, उससे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप उसको सही करेंगे तो। ओके ओके, अभी ठीक है? जी जी जी। आई एम सो सॉरी। ओके, तो जो कम्युनिकेशन की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज करना या उसको क्रिटिकली सोचना कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं किसी भी चीज के। नॉन जजमेंट एटीट्यूड, मतलब किसी को भी जज ना किया जाए, मतलब किसी भी रिलीजन का इंसान हो या किसी भी तबके का इंसान हो, किसी भी कास्ट का हो, कल्चर का हो, क्रीड का हो, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए लोगों के साथ में कि भाई हम फलाना कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, या मैं इसी, क्योंकि मैं ए पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो मैं उसी रिलीजन के लिए काम करूंगा, बाकी के लोग मेरे दुश्मन है, ऐसा हम नहीं सोच सकते। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग एंड वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, जहाँ सारे लोग एक साथ रहते हैं एक समाज में। सोशल पर्सपेक्टिवनेस, मतलब समाज की तरफ देखने का नजरिया हमारा काफी पॉजिटिव होना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, काफी जगह पर बहुत सारे वक्त पे ऐसा होता है कि डिसीजन खुद लेने की जरूरत पड़ती है किसी भी हालात में या किसी तरीके में, तो उस वक्त सही डिसीजन लेना जरूरी है। और अलर्टनेस, काफी अलर्ट रहने की जरूरत है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम जिन बेनिफिशियरी के साथ काम कर रहे हैं उनके हालात क्या हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, तो उस चीज को
अच्छी तरीके से, अलर्टनेस की तरीके से और अलर्ट रह के उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी एज ए सोशल वर्कर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 4 सेक्टर हैं जहां पे लोग काम कर सकते हैं सोशल वर्कर बनने के बाद। जो मैंने कोर्स बताया, जैसे एहसान सर बता रहे थे कि आप अगर जो भी बच्चा अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको 12th किसी भी स्ट्रीम में आप कर सकते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स। और 12th करने के बाद आप अप्लाई करते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसको कहते हैं बैचलर इन सोशल वर्क, BSW। अगर आप लोगों के पास पेन है तो आप लिख सकते हैं, और बाद में अगर कुछ सवाल हुआ तो आप प्लीज, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस। तो जो कोर्स का नाम है, पहला जो पड़ाव होता है वो BSW जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। जैसे नॉर्मल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज होते हैं BSc, BCom, BA, उसी तरह से ये कोर्स होता है और किसी भी फील्ड का बच्चा इसमें जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। 3 साल का डिग्री कोर्स होने के बाद बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनको लगता है कि मुझे MSW करना है, या मुझे 2 साल का मास्टर्स किसी MSW स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो MSW काउंसलिंग हो सकता है, MSW मेंटल हेल्थ हो सकता है, MSW इन MA इन सोशियोलॉजी हो सकता है, MSW इन लेबर स्टडीज हो सकता है। काफी सारे बहुत बड़े लेवल का जो है उनके पास सेक्टर है। उसमें से किसी एक में के लिए भी आप जा सकते हैं, और MSW प्लेन के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर हैं जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं: एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिसी प्लानिंग। तो मतलब लोग जो काम करते हैं वो एजुकेशन पे इसलिए करते हैं कि कोई भी इंसान अनपढ़ ना रह जाए, हर किसी को एडुकेट करना जरूरी है, और हम सब जानते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। हेल्थ सेक्टर इसलिए कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आजकल दुनिया में है, और जिसकी वजह से लोगों का जो जिंदगी का स्तर है, जिसको कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, एडुकेट ना होने की वजह से, हेल्थ सेक्टर में पैसे गंवाने की वजह से। तो क्रॉनिक इलनेस जो होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कल वर्ल्ड कैंसर डे था, तो ऐसे लोग जो क्रॉनिक इलनेस से गुजर चुके हैं, जिनको बहुत तकलीफ होती है, और फॉर एग्जाम्पल लेप्रेसी हुआ, कैंसर हुआ, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स पे गवर्नमेंट भी काम करती है, और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकती है। कम्युनिटी मतलब हमारे आसपास जो कम्युनिटी है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा जो गली मोहल्ला है, या कहीं और का भी गली मोहल्ला है, या एक प्रॉपर विसिनिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी आप किसमें काम कर रहे हैं। उस कम्युनिटी के अंदर किस किस तरीके का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश जो लोग करते हैं, तो वो ये सेक्टर चुनते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी प्लानिंग मतलब जो लोग MSW होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट में, तो वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी प्लानिंग में इन लोगों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये ट्रेंड सोशल वर्कर होते हैं, इन्होंने काफी करीब से एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ को, कम्युनिटी को देखा हुआ है, तो प्लानिंग में इनकी जरूरत गवर्नमेंट को पड़ती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अ सोशल वर्कर एज व्हाट। अगर एक बच्चा जिसने कोर्स कर लिया, जैसे उसने BSW किया है या उसने MSW किया है, ये जो लिस्ट पूरी बनी हुई, ये पोस्ट पर उन बच्चों को या उस इंसान को हायर किया जाता है एज ए फैसिलिटेटर, एडुकेटर, ऑर्गेनाइजर, चेंज एजेंट, कैटलिस्ट, कोलैबोरेटर, मैनेजर, काउंसलर, सोशल साइंटिस्ट, सोशल ऑडिटर एंड रिसर्चर। मतलब इन तमाम पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड होने के बाद काफी बार लोग रिसर्च की फील्ड में चले जाते हैं, या एक्सपीरियंस हो जाता है तो एज अ मैनेजर हायर कर दे, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की फील्ड में जाते हैं, एनालिसिस की फील्ड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विथ फॉलोइंग सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट में अगर वो लोग काम करना चाह रहे हैं, या NGOs में अगर वो लोग काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो लिस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि किसी भी NGO का, किसी का माइक एक्चुअली सॉरी, ऑन है उसकी वजह से। आरिफ भाई पुणे, आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। आरिफ भाई पुणे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी सिस्टम का, इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और मैनेज करना, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें एक BSW या MSW ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बंदा काम कर सकता है। एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस,
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जेरियाटिक केयर मतलब आजकल बहुत बार हम ऐसे देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर ओल्ड एज होम्स बनते चले जा रहे हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते या जिन पेरेंट्स के बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं किसी भी वजह से, या वो अब्रॉड सेटल हो गए, तो या तो वो खुद पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं या फिर पेरेंट्स खुद चले जाते हैं, और वो एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम उनको फॉलो हैंडल करना पड़ता है, या वो डील फेस करते हैं। वो एक प्रॉब्लम होता है जो अकेले रहने जिसको कहते हैं। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सोशल वर्कर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं इनके पास पैसे होते हैं, इनके पास घर होता है, तो इनके साथ कोई भी किसी भी किस्म का हमला जुल्म या कुछ भी हो सकता है। और न्यूज में आप अगर पढ़ते होंगे तो काफी बार ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। और ओल्ड एज होम की तादाद बढ़ती जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर मतलब बच्चों के फलाह बहबूदी का जो काम होता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज मतलब जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी, जो लोग हैंडीकैप हैं या जो लोगों को किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या उनका हाथ नहीं है या पैर नहीं, किसी भी किस्म, उन लोगों के साथ में सोशल वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हेल्थ केयर, जैसे मैंने हॉस्पिटल सेटिंग के बारे में बताया, कैंसर हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट का अगर कोई भी XYZ हॉस्पिटल आप ले लें, वहां पर गवर्नमेंट का MSW का एक पोस्ट निकलता है और वो काफी अच्छा जॉब है। वहां पर जो मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं उनको भी MSW कहा जाता है, और वो लोग गरीब पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यू नो सर्जरी कॉस्ट या ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं किसी न किसी स्कीम के द्वारा, किसी न किसी योजना के द्वारा उन लोगों को अगर कहीं से सब्सिडाइज रेट में अगर उनका फीस कोई भर देता है या कोई डॉक्टर कंसेशन कर देता है, तो जो योजना को किस तरह से अप्लाई करें, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्या करना है, ये एक मेडिकल सोशल वर्कर उनको गाइड करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जब से गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कॉर्पोरेट्स को कि आपका जो बेनिफिट होता है उसका कुछ परसेंट हिस्सा आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ कॉर्पोरेट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये आजकल बहुत बड़ा बजवर्ड चला हुआ है CSR करके। तो इसमें भी लोगों को काफी अपॉर्चुनिटीज है सोशल वर्कर्स को कि वो काम कर सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फाउंडेशन, जो रिलायंस कंपनी ने खुद की बनाई हुई है, बिस्लरी है, और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने अपना कॉर्पोरेट सेक्टर, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन है, इन लोगों ने अपना खुद का, एक्सिस बैंक है, इन लोगों ने अपना खुद का CSR बनाया हुआ है। तो उन लोगों को कम्युनिटी में जाने की जरूरत शायद कम पड़ती है और वो अपना ही CSR चलाते हैं। इंटरनेशनल सोशल वर्क मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि इंडिया के बाहर जाके वो काम करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं यूनिसेफ। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को जॉब की, यूनिसेफ एक NGO है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो SDG पे काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। जस्टिस एंड करप्शंस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लोग जैसे मैंने बताया जुवेनाइल जस्टिस मतलब जो लोग या जो बच्चे किसी भी किस्म के गुनाह में, मतलब जो कि इलीगल काम में फंस गए हैं, उन लोगों के साथ भी सोशल वर्कर का रोल होता है। कि फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है जो अंडर एज है, 18 इयर्स के बिलो, और उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, तो उस बच्चे को रिमांड होम में रखा जाता है, चिल्ड्रंस होम जिसको कहते हैं। और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लोग जेल वगैरह में हैं, उन लोगों के साथ में अगर कोई अल्लाह ना करे कोई नाइंसाफी हो रही है, या इंसाफ हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, वहां पर भी सोशल वर्कर की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो लोग अ, खुद का अपना कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते हैं जो कि सोसाइटी में फायदेमंद है, तो उसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विथ फॉलोइंग सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो ये डिपार्टमेंट है वो लिस्ट डाउन किए हैं,
mental health and clinical social work, rehabilitation center, policy and planning, politics, public welfare, research and development, school social work, disaster management, urban and rural community development. जैसे मैंने बताया कि BSW MSW करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि तालीम तो उसकी कोई उम्र नहीं है, आप जितना चाहें उतना तालीम हासिल कर सकते हैं। और हर किसी को लगता है कि एड ऑन कोर्स करना, एडिशनल कोर्स करना, एक्सक्यूज मी, एडिशनल कोर्सेज जो होते हैं वो डेफिनेटली फायदेमंद होते हैं। कि ग्रेजुएट होना और साथ में स्किल बेस्ड कोर्स करना वो बहुत जरूरी है। तो लोग PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि NGO मैनेजमेंट के ताल्लुक से कोर्स होता है। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जैसे TISS है या निमला निकेतन है या और भी कर्वे इंस्टीट्यूट है, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, इंडिया में और भी बहुत सारे सोशल वर्क कॉलेजेस हैं। उन लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट पर रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती है, तो लोग वो भी करते हैं। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज या एड ऑन कोर्सेज की जो मैं बात करती हूँ, उसमें बहुत सारे कोर्सेज मतलब हैं जिनका मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स का मैंने नाम लिखा है। थेरेप्यूटिक स्किल फॉर हेल्पिंग प्रोफेशंस, एडवांस सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल पर्सपेक्टिव एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इसलिए कि आजकल बहुत जगह पे या इंडिया में ही बेसिकली आप देखते हैं कि लोगों को डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। डिजास्टर इन द सेंस फ्लड हुआ, सैलाब हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो इस तरह के जो डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर सोशल वर्कर्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि इमरजेंसी नीड होती है वो। उसकी वजह से वहां पर सोशल वर्कर जो होता है उसको समझ में आता है कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से लोगों को हेल्प करना है, उनको किस तरह से किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज में पहुंचाना है, हेल्पलाइन है, या जो बच्चे कोई खो गए हैं या कोई डेबरीज में दबे हुए हैं, उन लोगों के साथ काम करना वो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली इन डिटेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, some social workers help clients who face a disability or a life threatening disease। जैसे मैंने बताया कि chronic illnesses हो जाती हैं या उनको inadequate housing है, मतलब लोग होमलेस है जिनके पास घर ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि जो लोग किसी भी किस्म के सब्सटेंस में फंसे हुए हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट हैं या अल्कोहलिक्स हैं या तंबाकू का नशा करते हैं, इस तरह की चीजों में, या नया नया आजकल नशा जो निकला हुआ है कि टैबलेट्स खा रहे हैं लोग, सिरप पी रहे हैं, तो ये लोग सब्सटेंस अब्यूज के अंतर्गत आते हैं कि ये किसी न किसी एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। तो वहां पर तो भी सोशल वर्कर्स का एक्सट्रीम नीड आ जाता है। सोशल वर्कर्स ऑल्सो असिस्ट फैमिलीज दैट हैव सीरियस डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि फैमिली में कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बीवी को मारा पीटा जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है, या उसके साथ जुल्म हो रहा है, या मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वहां पर सोशल वर्कर की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स इन्वॉल्विंग चाइल्ड और स्पाउस अब्यूज, मतलब बच्चे के साथ भी अगर जुल्म होता है तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये सोशल सेक्टर के अंदर गिनी जाती है। सोशल वर्कर्स ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च, जैसे मैंने पहले बताया कि दे ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च, एडवोकेट फॉर इम्प्रूव्ड सर्विसेज, एंगेज इन सिस्टम्स एंड डिजाइन, आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट। Many social workers specialize in serving a particular population in a specific setting. जैसे आपको पता होगा RT, राइट टू एजुकेशन जो होता है, पहले ये नहीं था। राइट टू एजुकेशन का जो राइट है उसको सोशल वर्कर्स ने और NGOs ने मिलके काफी गवर्नमेंट के लिए बोला है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, नॉट राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके लिए बहुत सारे सोशल वर्कर्स ने साथ आके उन्होंने काम किया और गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि भाई RTI जैसी चीज निकाली जाए। आप लोगों को ये पता होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक आंदोलन चल रहा है गुजरात की तरफ। नर्मदा जो नदी है,
एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर है जिनका नाम है मेधा पाटकर। शी इज वर्किंग रिगरसली डे एंड नाइट कि वहां पर डैम ना बनाया जाए। आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। बहुत सारे सोशल वर्कर्स, ये मैंने एक ही नाम गिनाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सोशल वर्कर्स काम कर सकते हैं, स्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, हेल्पेज इंडिया, मेक अ डिफरेंस, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू, केयर इंडिया, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, सम्मान फाउंडेशन, प्रथम, आकांक्षा फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी हैं। जैसे कि चिप हो गया, शेल्टर डॉन बॉस्को है, लाइफ ट्रस्ट है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सोशल वर्कर्स काफी अच्छे मतलब स्केल पर काम कर रहे हैं और काफी अच्छा स्कोप है जहाँ पर पोजीशन के इम्प्रूव होने का भी चांसेस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बोला आपको, एक यूनिसेफ है, उसके अलावा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑक्सफैम, रेड क्रॉस, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, United Nations Children's Fund, that is UNICEF, United States Agency of International Development, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में हमने बहुत सुना जब पैंडेमिक के टाइम पे कि WHO जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम करते हैं और बहुत बार वो काफी अच्छा काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। पैंडेमिक में काफी उन्होंने काम किया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। The designation and positions which social workers are placed, ये designations मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। इस positions पे social worker हायर किए जाते हैं कि अगर उन्होंने खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है तो वो फाउंडर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कम्युनिटी की चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेटर, कंसल्टेंट, काउंसलर, एडवाइजर, सोशल वर्कर, रिसर्चर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, chief executive officer and chief operating officer. You can also start your own organization with like-minded people for a social cause to reach from grassroots to global. मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार है। रूरल एरिया में लोग बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उनकी खेती बाड़ी खराब हो जाती है, पानी ठीक से नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, बच्चों के लिए ढंग का स्कूल नहीं है, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ढंग की हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए जगह नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, या उनका जो घर है वो मकान कच्चा है। जब भी बहुत ज्यादा सर्दी, गर्मी, बारिश का सामना करना पड़ता है, उनके घर टूट जाते हैं। तो ये जो रूरल एरिया के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सोशल वर्कर्स काम करते हैं। द सैलरी पैकेज मे डिफर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो क्या सैलरी पैकेज एक सोशल वर्कर को ऑफर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक सोशल वर्कर जो होता है, BSW या MSW ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, वो इन तमाम वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। और अगर वो किसी को जानते हैं तो नेटवर्किंग के जरिए भी अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। इंडीड, NGO जॉब्स, सोशल नेट इंडिया, गो बेयरफुट एंड लिंक्डइन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक वीडियो यहाँ पे दिखाना चाह रही थी मैं सर, पॉसिबल है क्या वीडियो चलाना? बिकॉज ये लिंक एक्टिव है। यस मैम, यस। थैंक यू। सर वो जो ट्राइंगल वाला आइकन है ना, उस पर डबल क्लिक करिए आप।
तुम्हें कैसे नमाज पढ़ेगा? अभी देखो तुम्हारा मोबाइल देखने जाना। सुने भी तो ना रब्बू कुछ। मैं काल कर दूँ। जो 5 दिन की नमाज पढ़ेगा मेरा कहना मानेंगे उसको। अबूजर भाई आपका माइक म्यूट कीजिए। सर वॉल्यूम वॉल्यूम तो बगैर तकलीफ के भाई ने इसी जगह का कहीं करती थी। यस, जो वीडियो था वो आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दिया है कि नहीं वॉइस, पर उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया रूरल एरिया में, कि जहां पर औरतों को लड़कियों को बहुत दिक्कत आ रही थी, और किस तरह से उन्होंने ये नई सोच निकाली कि अगर हम साइकिल्स डोनेट कर देते हैं तो काफी उनकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। उनका आना जाना, उनकी जो मोबिलिटी है उसमें उनको तकलीफ, उन्होंने मतलब किसी को 4 व्हीलर 2 व्हीलर देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उन्होंने एक इको फ्रेंडली तरीका निकाला कि जो विदाउट फ्यूल साइकिल जो चलती है, या विदाउट नॉइज, या विदाउट यू नो मशीनरी के। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश करी कि एशिया इनिटिव्स के जरिए रूरल एरिया में उन्होंने औरतों के प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की एक इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन सर। यस आंसर। मैम हमारे एक पार्टिसिपेंट है मिस्टर जी अबूजर। जी। उन्होंने अपना हाथ रेस किया था हाँ हाँ प्लीज। प्रेजेंटेशन के दौरान, ये वीडियो के दौरान। वो कुछ जी जी। सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपने आप को यस अनम्यूट यस, ऑफ करके। कोर्स ऑफ कोर्स। मिस्टर अबूजर, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज गो अहेड, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म है। अगर आपके सवाल हो तो प्लीज आप पूछिए।
उनके अलावा अगर कोई दूसरे भी जी पार्टिसिपेंट है और Yes, sir. दे हैव एनी क्वेश्चन they Sir, can I have ask. one question. यस If I want to start my NGO for working on a public issue, so what जी can I do for that? What is the process to start an NGO? पब्लिक इशू इन द सेंस In the sense, there are a n number of issues available in ऑफ कोर्स nowadays, especially for social and educational purpose. The things which is occur. So one of the important thing that it is necessary to start an NGO first of all, because it is an platform. So how should I start an NGO? ओके सर, ऐसा है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक चीजें होती हैं, आपको सबसे पहले अपना जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आपको उसको अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये आपको पहले इन प्लेस बनाना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर 2-4 ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या पर्सनली उन ऑर्गेनाइजेशन को जाकर अगर आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इसको मतलब फाउंडर्स हैं उनके, और जिन्होंने स्टार्ट किए, उनसे मिलें और समझने की कोशिश करें। और जो लीगली है, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्टर करना होता है। FCRA इसलिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि अगर आपको फॉरेन फंड्स लेने हैं, या आपको लोग अगर स्पॉन्सर करना चाहे, या लोग आपको फंड देना चाहे, तो उसके द्वारा आपको वो चीजें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपको आपका टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपका इन प्लेस होना चाहिए कि आप कितने साल में कितने लोगों को, किस एरिया के लोगों को फलाह बेबूदी के उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो जो आप भी सोशल प्रॉब्लम जो भी बता रहे हैं, या सोशल फील्ड में जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। आपका टारगेट ग्रुप क्या है वो सेट करना पड़ेगा। क्यों? और दूसरी चीज एक ये हो सकती है कि आजकल एनजीओ इतनी ज्यादा मशरूम की तरह उग रही हैं हर तरफ, तो लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप किसी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए कुछ दिनों, और फिर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, thank you. वेलकम सर। हाँ, इसके अलावा कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है, अपने आप को अनम्यूट कर, या फिर चैट बॉक्स में आपका जी जी सवाल आप प्रेस कर दो, मैं मैडम से पूछ सकता हूँ। Hello. यस मैम, प्लीज आस्क। Good evening, ma'am. मैम, पहली बात तो मैं आपको ये कहना यस चाहूंगी, आपका वेबिनार बहुत ही एनलाइटनिंग था। जो लोग अभी अभी नया न्यूली सोशल सेक्टर में ज्वाइन हुए हैं, तो मैम मुझे ये पूछना था दैट आई एम नॉट अ MSW, नीदर आई एम BSW। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, मैंने लॉ पढ़ा है और मुझे 3 years का एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव वर्कड विद मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ पॉस्कोस एंड DV केसेस। तो मुझे इसमें ये जानना था कि विदाउट डूइंग एनी MSW कोर्स और BSW कोर्स, हाउ कैन आई फ्लरिश इन माई सेल्फ एंड सोशल सेक्टर? बिकॉज आई हैव जॉइंड रिसेंटली organization called as United Way Mumbai as a due diligence, but due diligence is not my means, that is not my target. Mera ambition is something else, that I want to work with women and children. So how can I flourish myself as in, because I have no I can say that I have like I'm very completely new, and I'm only the person who is coming into the social sector. As I see the, मतलब जैसे मैं देखा है मैंने कि जैसे मैं लॉ जी फील्ड में थी, तो मैंने औरतों की कंडीशंस देखी है DV के बाद। जी जी मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो सिर्फ DV का मतलब दे आर डूइंग द मिस रॉन्ग यूजिंग इट, प्रैक्टिस। यस, यस, डिसएडवांटेज। यस, तो मैंने वो भी देखा है, पर लेकिन मैक्सिमम 89% औरतें, 87 to 89% जो औरतें हैं, उनको हेल्प करना है। एंड आई हैव दैट लीगल नॉलेज, तो मैं मेरी एक्सपर्टाइज को कैसे फ्लरिश करूँ, लाइक हाउ आई शुड गो विद इट? सो कैन यू जस्ट ओके, एनलाइट मी यस ऑन यस दैट? यस, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
You are extremely like highly qualified person. Lovely knowing about your background. May I know your name, please? Ma'am, रिंकू this Your is good पंड्या। name. Rinku Pandya. Pardon? Rinku Pandya. Rinku ओके Pandya. ओके रिंकू। ओके तो रिंकू जी ऐसा है कि आपने काफी अच्छे से जो कह रहे हैं आपके डीवी के केसेस आप समझ पा रहे हैं या बहुत सारी अट्रॉसिटीज के केसेस समझ पा रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे इतना तो गारंटी है। और दूसरी बात ये है कि आप यूनाइटेड वे इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजलिस। I think they are Yes. working from Santa Cruz or Jogeshwari, somewhere there. Are you based in Mumbai? Yes, ma'am. I am based Okay. at Malad, very Okay. nearest. Okay. So you can learn about Majlis. You can learn, study about Awaz-e-Niswa. They are the people who are like, purely working for women and children and running a lot of projects. Sneha, that is also working for DV cases. Then you have Arpan, which is working on POXO and child sexual abuse. So these are the major organizations where you can search. First of all, I would like to say, before applying somewhere or trying to flourish, you need to study about an organization, whether their objectives and your objectives are matching. Isn't it? True, ma'am. Yeah, True, ma'am. yeah. So these are a couple of organizations which are purely working for, legally with the, DV affected cases. Sneha is somewhere in Dharavi. Then you have, I think Apnale is working for cleanliness and domestic violence as well. Maina Mahila Foundation, which is working for, menstrual issues. Then you have Majlis, Awaz-e-Niswa. Then you have POXO ke taluk se Arpan. You also have Child Relief and You, which I mentioned in my presentation. Child Rights and You. This is an organization working for children's rights. Okay. Okay. I hope I have answered your question. Yes, ma'am. But Okay. when we try to apply here, do we need any of the reference or any of the referral part? What they need is because they don't Reference in the entertain you sense, without. They don't like. There should be some authenticity, like they usually they see that whether we are connected to some of the social people who are doing well, since we have not connected to the NGOs or worked as an social worker yet. but you are anyways working with United Way, right? Yes, ma'am. I am working, but as a due diligence. Yes, so doesn't matter. I think working for social advocacy or working for the welfare of the children or any given particular target, I think that should be enough to discuss with people. And while writing your resume, there are two things you can do is you can mention about your experiences, your degree, and suppose if you have done any sort of an internship somewhere, one, and secondly, references people who can vouch for you. People who have worked for you and can say, okay, I know Rinku ji very well and she can be a good person, and write their contact details, everything, because a lot of time organization cross question with people who are in your references. So they try to find out whether this person is hireable or not. Yes, because I have my mentor who is a Supreme Court advocate. I can refer them. And ma'am, I just wanted to put one more thing to your light as United Way Mumbai. I'm working as an intern right now. Okay. So I have just completed 2 months. That will be surely can be added, that you have completed an internship with an organization as a due diligence and you can apply for. और सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका वैकेंसी है या नहीं है, जो मैं 2-4 ऑर्गेनाइजेशन, इससे अलावा बहुत सारी होंगी श्योरली। तो ये जो गिनी चुनी है जो मैंने बताया, ये काफी अच्छा काम कर रही है। और आप अपना लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करिए। मैम मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें रिंकू मैम जी के सर, लिए। प्लीज Rinku ma'am, first of all, I would like to introduce myself. I am Ehsan Sayyed and founder of this organization, PSRD. मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो सोशल वर्किंग में MSW और BSW का रिक्वायरमेंट कितना है। ये एक्चुअली में उसी तरीके से जिस तरीके से बिजनेस करने के लिए आपके पास में MBA है या नहीं है। अगर आपके पास में डिग्री है तो आपका पास में एक वैल्यू एडेड चीज हो जाती है, और स्पेशलाइजेशन के लिए
आपके पास में कुछ ऑथेंटिकेशन आ जाता है, कुछ अथॉरिटी आ जाती है। सिमिलरली मैं अपना खुद एग्जांपल से आपको बताऊं कि मैं खुद एक एनजीओ के अंदर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर चुका हूं, और मेरा बैकग्राउंड एमएसडब्ल्यू का नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका बैकग्राउंड उस चीज का नहीं है तो आपको अपनी अथॉरिटी या अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। आपको अपने काम के जरिए, अपने प्रोफाइल के जरिए, आपको एनजीओ का जो सिस्टम होता है, एनजीओ का जो पॉलिसी, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, जो ड्यू डिलिजेंस होता है, या एनजीओ की केस स्टडीज होती है, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, इनके वेबसाइट पे जाकर, इनके काम देखकर, और रियल में सोशल वर्कर का वर्किंग का एक्चुअल काम कैसा होता है, उसको अगर आप स्टैंडर्ड एसओपी उसके समझते हैं, प्रोसीजर समझते हैं, पॉलिसीज समझते हैं, और इसको अच्छी तरीके से लर्न करते हैं और अपने आप को फ्लरिश करते हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्सेज, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपके वीडियोस है वो देखकर, या बहुत सारी एनजीओ की सक्सेस स्टोरीज को पढ़कर, उनके उनके जो प्रोजेक्ट्स है उसको जानकर, उनके इम्पैक्ट एनालिसिस की रिपोर्ट को जानकर, बहुत सारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, या ऐसे निर्मला निकेतन है, इनके बहुत सारे बच्चे रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को पढ़कर, उस रिसर्च के ऊपर अपना कुछ कंक्लूजन कर और रिमार्क डालकर अपने पास में रखना, और इसके ऊपर हो सकता है आप अपने वीडियोस या फिर अपने ब्लॉग की फॉर्म के अंदर उसको प्रेजेंट करना, या वेबसाइट के अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसी चीजों की अपनी स्टडीज को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये सोशल वर्किंग का आपका प्रोफाइल डेवलप करती है। तो व्हेनेवर यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपने पीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू किया है या नहीं किया है। तो वो तो आपको पहली नजर में वो रिजेक्ट सॉरी आपकी रिज्यूम देखकर वो क्लियर हो जाता है कि आपने पीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू किया ही नहीं। अब आप आपके रिज्यूमे के अंदर, आपके प्रोफाइल में अगर वो सारे प्रोफाइल जो आपने काम किया है या जो आपने पढ़ा है, आप जो जानते हैं उनको आप लिखते हैं, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वो आपसे एनजीओ के ताल्लुक से ड्यू डिलिजेंस के बारे में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या सीएसआर के प्रोसीजर के बारे में, इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में, या फिर सर्वे रिपोर्ट के बारे में, या फिर नीड बेस्ड एनालिसिस के बारे में, या प्रॉब्लम्स के बारे में, सोशल के इश्यूज के बारे में, ये आपसे जब आप अपने रिज्यूम के अंदर पुट करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपसे सब पूछने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छे से तैयार है, आपका प्रिपरेशन, और मेन चीज आपका माइंडसेट सोशल सेक्टर में काम करने वाला है, सोशल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने वाला, सॉल्व करने वाला है, तो डेफिनेटली आप सबके लिए प्रिपेयर होते हैं, और आपको बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, या फिर प्रोग्राम ऑफिसर हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो, या सिंपली कोई फील्ड ऑफिसर हो, ये सारी पोस्ट के लिए सोशल वर्किंग में इतने लोग नहीं है कि जो उनको उस नीड को पूरा कर सके। तो ऐसे लोग जो नॉलेज रखते हैं उनके लिए भी एक खास प्लेस है। तो आप बहुत सी वेबसाइट पे जाकर, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर, लिंक्डइन पे जाके अपने रिज्यूम को अगर पुट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉल भी आता है, आप इंटरव्यू अपीयर करते हैं। इवन आई एम गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कॉल्स फॉर द इंटरव्यूज, तो आई एम नॉट फ्रॉम सोशल वर्किंग बैकग्राउंड, लेकिन 3-4 सालों से, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एनजीओ में विमेन इंपावरमेंट के लिए काम करना हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए काम करना हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करना हो, या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करना हो, ये सारी चीजों में हमारा जाती तौर पर हमारा पर्सनल कुछ एक छोटा सा वर्क है, जो कि यूट्यूब के फॉर्म में है, हमारे वीडियोस के फॉर्म में है, हमारे अलग अलग सेशंस के फॉर्म में है, इस तरीके के ऑनलाइन सेशंस के बारे में। तो दैट अल्टीमेटली प्रिपेयर योर ओन प्रोफाइल, जो प्रोफाइल कैरी करता है आपकी इमेज। एक बड़ी एनजीओ, चाहे वो क्राई हो, स्माइल फाउंडेशन हो, सम्मान फाउंडेशन हो, एंड यू कैन गेट द हायर पैकेज आल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच। यास्मीन मैडम भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? यास्मीन मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यास्मीन जुनैद मैम। ये कहाँ से आया इधर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं एग्जिबिशन में हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं एक हाथ से खाना खाती जा रही हूँ और एक हाथ से आपका लेक्चर सुन रही हूँ, बिकॉज इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लेक्चर्स के मिस नहीं करना चाह रही थी, और मैम का भी लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैम, वो जो आप सर ने एक्चुअली कवर कर लिया वो पॉइंट मैं जो बोलना चाह रही थी, कि मैं भी देखिए, मैंने भी एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू किया नहीं है, बट क्योंकि मुझे एक लगन थी, एक जुस्तजू थी कि लोगों के लिए कुछ करना है, वो जो पैशन होता है, जैसे टीचिंग का पैशन होता है, हर एक चीज का एक पैशन होना चाहिए इनबॉर्न।
तो वो आपको दे टेक्स यू टू प्लेसेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर किया सोबा ट्रस्ट के नाम से, सपोर्ट ऑफ ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही तरीके का मेरा काम चल रहा है। सिर्फ मैं लोगों को नेटवर्क करती जा रही हूँ, यानी मैं अभी लोगों से मिल मिलकर इतनी रिसोर्सफुल हो गई हूँ, किससे मिलाना है, किसको किससे जोड़ना है, कौन किसको हेल्प कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी इतना बड़ा काम हो रहा है ना मैम। फंड्स तो बिल्कुल कुछ सोचता ही नहीं है हम कि फंड्स लेना है देना है, ये सारा सेकेंडरी मैटर है। लेकिन लोगों को जोड़ना भी, जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं वो प्रॉपरली कहाँ पर किससे जुड़ेंगे और किसको किससे क्या मदद मिल सकती है, ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने के लिए और लोगों को जोड़ने का और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। और जैसे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं तो हमारे प्रोफाइल में नेचुरली वो चीजें ऐड होती जाती है, और उसका हमको एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए ऑफ कोर्स, कि अगर कोई भी आपको पूछता है कि आपने क्या किया है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू यास्मीन मैडम, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं ये बोलना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूंगी कि यस, अल्लाह आपको और तरक्की दे एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। लाइक ऐसा है कि हम अगर नहीं है BSW MSW या कोई रिलेटेड इससे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है सोशल सेक्टर में जिनका बैकग्राउंड है ही नहीं सोशल वर्क का, लेकिन जी ओवर द पीरियड ऑफ लाइक सर्टेन एक्सपीरियंस उनका काफी बढ़ जाता है एक्सपीरियंस, और फिर वो साथ साथ ही एड ऑन कोर्सेज करके या एडिशनल चीजें सीख कर अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और अपने आप को जी जी मैम, इस साल मैंने स्किल्ड लॉ के बनाते हैं लिए, जी। हाँ लॉ के लिए एक्सीलेंट, आई पास दी एंट्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फर्स्ट सेमेस्टर दे रही हूँ। आई एम ऑलमोस्ट 50 इयर्स नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन दैट पैशन कीप्स मी गोइंग कि कुछ करना है लोगों के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मे और आई नो वेयर सीखने आर के यू लिए। फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पुणे मैम, आई एम फ्रॉम पुणे कोंडवा। ओके ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम। वेलकम। जज़ाकल्लाह मैम। और किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सोशल फ्रेंड्स भी यहाँ पर है और वो मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हैं कि सोशल वर्किंग में। तो इसलिए अगर किसी का और कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी पूछे। कभी कभी क्या होता है कि आपके सवाल से दूसरे पार्टिसिपेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक वाइटल रोल अदा करता है आपका सवाल। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, जी और सर। अगर आपके पास में और कुछ वक्त होगा जी सर। तो मैं कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहूंगा। जी सर, एक ही सवाल मेरा है। माशाल्लाह मैम ने बहुत डीपली गाइड किया सोशल वर्क किस तरह से करते हैं, और मैं मैम से मेरा यही सवाल है कि सोशल वर्क करते हुए जो अपनी एनजीओ है उसको अगर एक्सपांड करना है तो नो डाउट के फाइनेंस के बगैर नहीं होता। तो गवर्नमेंट के कौन से ऐसे स्कीम है या उनकी क्या नॉर्म्स रहेंगे कि CSR फंड हो या फिर सोशल वर्क के लिए फंड रेज करना आज बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? सर जैसे अब हम बता रहे थे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे हैं कि उनको कॉर्पोरेट का फंड आए या उनको गवर्नमेंट का फंड आए, तो पहले तो उनके और कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स मैच होने चाहिए। या गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी किसी चीज पर काम कर रही है तो हमको ये पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ये है योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जी जो बिल्कुल चल नहीं रही हैं। तो लोग आजकल इस पर काम कर रहे हैं कि वो योजनाएं काम में आए, जो योजनाएं जी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि माइनॉरिटी स्कीम पे जबरदस्त हमला हुआ है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग पॉलिटिकल हियर, बट कॉर्पोरेट की जहां तक बात है, तो कॉर्पोरेट के साथ ऐसा है कि कॉर्पोरेट को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको अपना प्रपोजल बनाकर और अपना तमाम चीजें लिख कर कि भाई ये आपका प्रेजेंटेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कॉर्पोरेट फंड करता है या देता है पैसे, तो उससे उनका जी। क्या फायदा होने वाला है। ओके। और वो काफी कॉर्पोरेट। बड़ा सब्जेक्ट है CSR, जी एंड आई जी जी, थिंक CSR मैं एहसान CSR में सर तो नहीं विल जाना एग्री विथ चाहता। मी। जी हाँ, नहीं मैं मैंने CSR में नहीं जाना इसीलिए चाहता। ये क्वेश्चन आने वाला था, तो इसलिए जी मैंने थोड़ा मैडम का अगर सेशन खत्म हो जाता है और मैडम की अगर इजाजत होती है तो आई कैन इलाबरेट इट। ऑफ कोर्स एनी टाइम सोशल सर। वर्क में मेरा भी इंटरेस्ट है और सोशल वर्क के इस खास तौर पे टॉपिक में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं कुछ टाइम लेकर CSR को थोड़ा मैं इलाबरेट करूंगा, और CSR किस तरीके से मिलता है, कौन सी चीज, क्योंकि मैं एज अ
इंडिविजुअल आज जो मेरी ESRDC एक कंपनी है, उसके थ्रू एज अ CSR कंसल्टेंट के तौर पर, CSR फंड रेजिंग के तौर पर भी काम कर रहा हूँ NGOs के लिए, और कॉर्पोरेट के लिए भी उनके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर चूंकि मेरे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सलीम भाई भी है, और अशफाक नाइक साहब है, इरफान सैयद साहब है, ये दे आर जिसको बोलेंगे ना बहुत मजे हुए सोशल वर्कर्स है और प्रिंसिपल है, और बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल वर्क में काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो इसीलिए मैं अभी चूंकि बात निकली है और CSR का डिस्कशन हो रहा है, तो क्या अगर पार्टिसिपेंट में से कोई बोले क्या मैं इसके ऊपर अपनी राय या अपना कुछ बात रखूं, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट कर देते। No, sir, we eagerly waiting for that. The show must be going on. इरफान भाई, शुड आई प्रोसीड? जी, लेकिन वो शॉर्ट में हो जाएगा, अभी मुख्तसर में चलेगा हमें, लेकिन इसमें डिटेल 1 घंटे का आप बाद में नेक्स्ट वीक में लीजिए। नहीं, वो डिटेल तो इंशाल्लाह लूंगा मैं। एक्चुअली दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय कोर्स, और वो कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा। अलग से एक CSR के लिए मैं जिस तरीके से सेशंस लेता हूँ, और चूंकि 18 दिसंबर को मैंने एक ग्लिम्स दिया था एक NGO कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र ह्यूमैनिटी NGO कॉन्फ्रेंस में, कि किस तरीके से सोशल वर्क में बहुत सारी NGOs को जो सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे काम का इश्यू, और सबसे मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला जो सबसे बड़ा फ्यूल होता है वो होता है पैसा। अगर फंड नहीं मिल पाता है तो क्या इश्यूज होते हैं और फंड क्यों नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके सामने छोटा सा डिस्कशन आपके सामने रखूं कि CSR एक्चुअल में है क्या। ये अगर बहुत से लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी एक्ट में वो सेक्शन 135 का 2013 में CSR सेक्शन शेड्यूल 7 का एक एक्ट है, जिसमें एनी कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ और एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, या फिर एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़, सॉरी ये 1000 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ एनुअल टर्नओवर, या फिर ये तीनों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी फुलफिल करता हो। यानी ऐसी कंपनी जो अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, या वो साल का 5 करोड़ प्रॉफिट बुक करते हो, या फिर उनका एनुअल टर्नओवर, यहाँ 10 करोड़ लिखा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एनुअल टर्नओवर उनका 1000 करोड़ हो, तो ऐसी कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कॉस्ट के लिए देना पड़ता है, और दैट इज एक्चुअली द सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, NGOs, अब क्या होता है कि NGOs के जो कॉज है वो कौन सी NGOs को CSR मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि अगर इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख ऐसा फिगर लोग देते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 लाख NGOs रजिस्टर्ड है, उसमें से मैक्सिमम NGOs महाराष्ट्र में है। तो भाई सबको NGO सबको मिलेगा या कुछ खास NGOs को मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि ऐसी NGOs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनेस्को के होते ने बनाए हैं, 17 गोल्स है, वो 17 गोल्स में अगर अपना काम फिट होता है तो ही आप एलिजिबल होती है NGO। कंपनी हैज टू प्रिपेयर CSR पॉलिसीज एंड एनुअल एक्शन प्लान। इसमें कंपनी के लिए एक रूल ये है कि जो कंपनी के ऊपर एलिजिबिलिटी अगर 2% की होती है तो उनको अपनी CSR पॉलिसी बनानी पड़ती है कि वो कौन से थीमेटिक एरियाज में या कौन से सेक्टर के अंदर अपना अमाउंट खर्च करेंगे। सपोज वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, वो सबसे पहली चीज होती है कि जो NGO है वो रजिस्टर्ड हो, या वो फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, उनके पास में 12A, ATG और खास तौर पर CSR 1 का रजिस्ट्रेशन हो। बहुत सारे लोगों को CSR 1 का रजिस्ट्रेशन पता नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कॉर्पोरेट को भी जो CSR के लिए एलिजिबल है, और ऐसी NGO जो CSR को लेना चाहती है जिनके पास में 12A ATG है, तो वो वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगी, और वहां से एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको CSR 1 सर्टिफिकेट कहते हैं, जो MCA की वेबसाइट पर होता है। ओके, उसके बाद में 3 साल की आपकी एनुअल रिपोर्ट अगर हो तो बेहतर है, आपका दर्पण का IT हो। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी CSR को एक्वायर करने के लिए। अब होता क्या एक्चुअल में कि जैसे इरफान भाई का सवाल था कि CSR हमको लेना है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम लेना है, तो खास तौर पर CSR के लेने के लिए जो पर्टिकुलर NGOs जो है वो नुकसान क्या करती है, गलतियां क्या करती है,
उसमें सबसे पहली गलती क्या होती है कि बेशतर एनजीओ के अंदर पर्सनल इंपॉर्टेंस और फेम के लिए ज्यादा काम होता है। यानी कोई एनजीओ का अगर कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या चेयरमैन है, या किसी भी चीज की ओहदे पर है, तो वो एनजीओ के कॉज को प्रमोट करने से ज्यादा अपने आप को प्रमोट करता है या उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट एक्वायर करने की कोशिश करता है। वो कहीं ना कहीं सीएसआर की जो कंपनी का जो सीएसआर डिपार्टमेंट होता है, वो आपके एनजीओ के फेसबुक के पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, यूट्यूब के पेज के ऊपर सब रिसर्च करता है जब आपका प्रपोजल जाता है उसके बाद। तो अगर कहीं भी लगता है कि पर्सनल इंपॉर्टेंस को तरजीह दे रहे हैं, तो आप पर्सनल फेम के लिए काम कर रही है एनजीओ, तो आपको खतरा हो जाता है सीएसआर का अप्रूवल, आपका प्रपोजल पास होने। ओके, दूसरी चीज होती है कि सीएसआर डिपेंडेंसी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा कि क्राई, आपको पता नहीं होगा क्राई का चेयरमैन कौन है। आप सम्मान का फाउंडर कौन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो दे आर प्रमोटिंग देयर फर्म, देयर एनजीओस रादर देन देयर ओन नेम्स। ओके, दूसरी चीज, बहुत सारे एनजीओ के जो मालिकान होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी करप्शन करते हैं। वो करप्शन उनकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं अगर इंडिकेट होता है तो वो रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है, किसी भी एनजीओ के की गलती मानी जाती है सीएसआर ना मिलने की सूरत। इमीडिएटली स्टार्ट फंडिंग रिक्वेस्ट। फिर बहुत सारी एनजीओ ये गलती करती है कि एनजीओ स्टार्ट होने के बाद अपना जाती पैसा ना लगाते हुए फंडिंग की रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नो मॉडल ऑफ एनजीओ, नो एक्सपर्टाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि एनजीओ का खुद का कोई मॉडल नहीं होता है, खुद का कोई एक्सपर्टाइज नहीं होता है। फला इंसान उस सेक्टर में काम कर रहा है तो हम भी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो चीज भी आपकी यूनिकनेस नहीं दिखाती है कि एनजीओ की सीएसआर के लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की। ट्रांसपेरेंसी अकाउंट में नहीं होती है, बहुत सारे एनजीओ के कॉम्प्लायंस पूरे नहीं होते, रिकॉर्ड्स नहीं होते, बहुत सारी एनजीओ के मिनट्स भी नहीं होते। मिनट्स के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, आपको सबकी साइन लेनी पड़ती है। मंथली या बाय मंथली या क्वार्टरली आप जो मीटिंग्स लेते हैं, उस सबका आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है। ये गलतियां अक्सर बहुत सारे एनजीओ से हो जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख पाती है। नो लर्निंग अबाउट द फंडिंग एजेंसीज। फंडिंग एजेंसी के कौन कौन से जराए हैं, गवर्नमेंट सोर्स कौन कौन से, कौन सी मिनिस्ट्री के पास में फंड होता है, ये आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ एक्सपर्टाइज नहीं होता है। सोशल वर्क का कुछ लर्निंग नहीं होता है कि सोशल वर्क का सिस्टम प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ कैसे काम करती है। नो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नो कोलैबोरेशन विद द अदर एनजीओ। कभी कभी बहुत सारे एनजीओ छोटे एनजीओ से या बड़े एनजीओ से कोलैबोरेशन भी नहीं करते। तो ये सारे जो एनजीओ होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं किसी एनजीओ को सीएसआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात कि जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ काम होता है नहीं होता। अगर आप एम्प्लॉय आपने रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि सोशल वर्क है, देखो आज का लेक्चर एक्चुअल में ये था कि सोशल वर्किंग में अगर हम किसी बच्चे को रिकमेंड करना चाहते हैं तो सोशल वर्किंग में वो बेहतरीन तरीके से एज अ प्रोफेशनली कैसे काम करे, यानी उसको बेहतरीन मेहनताना भी मिले, बेहतरीन सैलरी भी मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी कॉर्पोरेट ऐसे है जहां पर सीईओ की सैलरीज और जहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए है सोशल सेक्टर में काम करने के बाद। बहुत सारी एनजीओ है जहां पर आपके बड़े बड़े जो ओहदे पे लोग होते हैं, एनजीओ में काम करने वाले काबिल लोग होते हैं, उनकी सैलरी 5-10 लाख रुपए महीना भी है। तो आप अपनी एनजीओ के अंदर कैसी सैलरी दे रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम तो यहाँ वहां से कलेक्ट करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और एनजीओ चला रहे हैं। नहीं, किसी इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए आपको मिनिमम वेजेस कितने देने चाहिए, आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट क्या देखता है, कॉर्पोरेट लेबर लॉ को भी फॉलो करता है और एनजीओ की दूसरों के ताल्लुक से कितनी हमदर्दी है इसको भी चेक करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनजीओ को सीएसआर ना मिलने का सबब बनते हैं और रीजंस बनते हैं। और एक आपके सामने और एक बात मैं पेश करूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो यूएन ने कुछ प्रपोज किया, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पेश किए हैं, ओके, जिसको इंडिया के अंदर नीति आयोग गवर्न करता है, उसको दर्पण आईडी लेना पड़ता है इसलिए हमको। और ये 17 गोल्स है और 115 पैरामीटर्स है इसको डेवलप करने के लिए, इसको चेक करने के लिए। पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर,
good health and well-being, quality education, gender equality, clean and water sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, पानी के नीचे, life on the water, peace, justice, strong institutions. और उसके बाद में लास्ट होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ये 17 डेवलपमेंट गोल्स अगर हम जिस एनजीओ पे काम कर रहे हैं और हमारे जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स का मतलब होता है सपोज आप सिलाई मशीन के लिए बांट रहे हैं, आप राशन बांट रहे हैं, तो अब राशन बांट रहे हैं तो वो आता है जीरो हंगर में या नो पॉवर्टी में. तो ऐसा आपका लिंकेज होता है. सपोज आप सिलाई मशीन बांट रहे हैं या विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो विमेन एम्पावरमेंट के सेक्शन में जाएगा, जिसका यहाँ पर तो विमेन एम्पावरमेंट आपको नहीं दिख रहा है लेकिन जेंडर इक्वालिटी दिख रहा है. तो इस तरीके से हमारा जो भी काम है वो लाइन अप होना चाहिए इन एसडीजीज से, तब जाकर हमको सीएसआर मिलेगा. ये बहुत सारी एनजीओस अगर ये काम कर रही है, कोई दीनी पैमाने पर काम कर रही है या कुछ अलग अलग किसी सपोज कोई रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उनका कनेक्शन इनमें से 17 एसडीजीज में से कहीं नहीं हो रहा है, तो उनको सीएसआर नहीं मिल सकता है. ये 17 दिख रहे हैं लेकिन 17 के आप चेक करेंगे तो इसके कई सैकड़ों अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिनको हम लोग लिंकेज कर सकते हैं. सीएसआर अब इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि मैं आपको बताता चलूं और अपने लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा क्योंकि मेरा इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी तकरीबन 2 घंटे का है, तो इंशाल्लाह फिर कभी हम लोग लेंगे. एक सीएसआर बॉक्स की एक सीएसआर एक बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर हम अपने आप को इनरोल करते हैं तो हम लोग सीएसआर के लिए एलिजिबल होते हैं. या हम बहुत सारे कॉर्पोरेट जो अपने रिक्वेस्ट फॉर फंड प्रपोजल और बहुत सारी एनजीओ रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग RFF और RFP वहां पर पुट करते हैं, तो उनकी 2021 की एक रिपोर्ट आई जिसमें क्या बताया गया पता है आपको कि 2021 में कितना पैसा खर्च हुआ. तो आप यकीन नहीं जानेंगे कि सीएसआर में 6000 प्रोजेक्ट पर इंडिया में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है, वो कंपनियों ने 12,180 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका 1% भी शायद माइनॉरिटीज के एनजीओ को नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटीज के एनजीओ को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से काम करते हैं. यास्मीन मैडम को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. सर अभी मैं एक स्कूल के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि जी. मेरा एजुकेशन इज माय डियर फील्ड. तो वहां पर वीकर सेक्शन में हड़पसर में सरामटेक में वीकर सेक्शन के सारी फैमिलीज हैं, वो पर 800 बच्चे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आहिस्ते आहिस्ते काम करते करते फंडिंग ला सके हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर्ली एक्चुअली उनको बताया मैंने कैसे बनाना है और उसके बेसिस पे काफी फंडिंग आई बिल्डिंग के लिए. उसके बाद अभी वो तो खैर बाहर से हम डोनर्स लेकर आए, डायरेक्टली उनको मिला. मैं एज एन इंडिविजुअल अभी तो काम कर रही हूँ, ऑफकोर्स ट्रस्ट के थ्रू ही काम कर रही हूँ मेरे. लेकिन वहां पर अगर मुझे स्किल डेवलपमेंट सेंटर नेक्स्ट ईयर जैसे हम प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए आने वाला है, तो उसमें स्किल्स पर काफी जोर दिया जाने वाला है. तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू कर रहे हैं इस साल, एक वर्कशॉप्स रख रहे हैं. तो मैं वो एज अ प्रोजेक्ट सीएसआर उसमें ला सकती हूँ. बिल्कुल ला सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आता है ये. हाँ. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे बहुत सारे कॉजेस जो है ये 17 इन्होंने डोमेन दिखा दिए. ये 17 अलग अलग डोमेन के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए करते हैं. यानी अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन भी कहीं नहीं था, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन था. तो स्कूल, आपकी ट्यूशन क्लासेस, अगर आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के लिए या मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए अलग से पैरेलल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जाएगा. लाइक ओके, जज़ाकल्लाह खैर सर. तो सेकेंडली मैं बता रहा था कि 12,180 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 6,000 प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें से 321 कंपनियां जो लिस्टेड थी उन्होंने इसको फंडिंग दिया है. हायर फंड्स वहां गया. देखो सीएसआर अप्लाई करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. कि जब रिसर्च मैंने इसकी किया रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंपनियों ने वहां पैसा खर्चा की जहां पर उनका हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है. तो ज्यादा पैसा वहां खर्च हुआ. सपोज अगर महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर है, मैं बताऊंगा आपको, तो महाराष्ट्र में पैसा ज्यादा खर्च हुआ. उसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा जो अलग अलग और स्टेट्स है जहां पर उनके हेडक्वार्टर है वहां पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ. तो हमको अप्लाई करते वक्त ये भी देखना है कि जिस कंपनी में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं
क्या उसका फंक्शनिंग हमारे स्टेट में है या नहीं। खैर, तो रिलायंस ओएनजीसी ये हाईएस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया, 48%। अब एक सवाल लोगों के जहन में होता है, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि सीएसआर किसी को नहीं मिलता है, तो इतना नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, सीएसआर मिलता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ने अपने खुद के फाउंडेशंस बना दिए, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन, कोटक फाउंडेशन, महिंद्रा फाउंडेशन, टाटा वगैरह फाउंडेशन वगैरह वगैरह। तो लोगों का ये मानना है, ये मिथ है कि ये लोग अपने फाउंडेशन के जरिए सारा पैसा खर्च कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 48% पैसा जो है वो सिर्फ उनके कॉर्पोरेट की फाउंडेशन के जरिए खर्च हुआ है। यानी एक एनजीओ अगर 100 रुपए खर्च करने वाली थी तो उसने 48% अपनी 48 रुपीज अपनी फाउंडेशन के जरिए खर्च की, तो 52% हमारे पास में स्कोप था, हम अप्लाई कर सकते थे। सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र और उड़ीसा में खर्च हुआ, 125 कंपनी के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में। तो आप यकीन जानेंगे कि महाराष्ट्र में 5,700 करोड़ रुपए खर्च हुए 2021 में, जिसमें से कौन सी एनजीओ को कितना मिला, अब वो सवाल सोचने वाला है। 8 कंपनी के हेडक्वार्टर्स यूपी में, 4 के हेडक्वार्टर राजस्थान में है, 19 के हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल में है। कंपनी हु स्पेंट मोर देन देयर बजट, ऐसी कंपनियां भी है जिनका बजट था 10 करोड़, उन्होंने खर्च किया 100 करोड़ रुपए। ये यूपीएल करके एक कंपनी है। वेदांता एक कंपनी है जिसने 17 करोड़ खर्च की। रिलायंस ने 922 करोड़, एचडीएफसी ने 635 करोड़, आईओसीएल एक गवर्नमेंट की पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, उसने 425 करोड़, आईटीसी ने 365 करोड़, इन्फोसिस 325 करोड़। अब कभी कभी कुछ एनजीओ का पैसा अनस्पेंड भी रह जाता है। नए लॉ के मुताबिक कंपनी को अपना अनस्पेंड अमाउंट रखना नहीं है, सारा पैसा खर्च करना ही है, उसके रीजंस उनको देने पड़ते हैं। तो कुछ एनजीओ ने रीजंस दिए कि 25% एनजीओ ने ये रीजन दिए कि हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अगर 3 साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको अलाउड है कि वो उसको अगले साल भी खर्च कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ एनजीओ ने रीजन दिया कि उनका सैंक्शन हो चुका है लेकिन अभी डिसबर्समेंट नहीं हुआ। कुछ ने कहा कि अप्रूवल पेंडिंग है, प्रपोजल्स आ गए, हम लोगों ने अभी फाइनलाइज नहीं किया। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, ये महाराष्ट्र में सबसे मोस्ट स्पेंडिंग जिनका होता है वो एनजीओ है, वो कॉर्पोरेट है। अगर हम इनको टैप करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो एक मैं ये स्लाइड खत्म करके, कि मेरे बहुत सारे स्लाइड है इसमें प्रपोजल्स कैसे तैयार करते हैं और उसके बाद में प्रपोजल में कौन सी चीज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एनजीओ का ब्रीफ कैसा होगा। क्योंकि मैं एज अ सीएसआर कंसल्टेंट ही काम कर रहा हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में 2 या 3 क्लाइंट है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ और उन्हीं को भी प्रेजेंटेशन देकर आया था ये। तो चूंकि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो गए इसलिए मैं चाहूंगा कि मैडम ने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़े थे और इसके मैं थोड़ी ऐड कर दूं यहाँ पर, पूरा प्रेजेंटेशन मैं नहीं देने वाला हूँ। शबाना मैडम कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, ये जो यास्मीन मैडम ने जो पूछा था ना, उसके ताल्लुक से मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर वो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं तो स्किल इंडिया के अंतर्गत उन्होंने थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और अगर उसमें वो मालूमात निकालें तो जो वो दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना है, DDU GKY, उसमें उनको शायद जैसे वो कह रही कि वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, तो जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत वो ट्राई कर सकते हैं इफ दे गेट सम फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू मैम। मेरा पुणे में ही है, हड़पसर में जी, तो इसके लिए कुछ होगा? That's what I'm saying ना, related to your locality and your gram panchayat and your district level, you need to find out कि what is being done। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्किल इंडिया के अंतर्गत काम कर रही है और उनका अगर अच्छा है या नहीं अच्छा है रेपो, या उन्होंने उनका क्या रिपोर्ट था, क्या एनालिसिस था, तो ये आप थोड़ा सा स्टडी करें अपने एरिया में और फिर यू कैन ट्राई एंड अप्लाई एंड प्लीज लर्न समथिंग अबाउट स्किल इंडिया प्रोजेक्ट्स। यस मैम, थैंक यू मैम। जी। तो मैं था कि भाई हाउ सीएसआर कंपनी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जगह मुझसे पूछा गया और जहां पर मैंने सीएसआर के बारे में अपना मुंह खोला या बात रखने की कोशिश की गई कि भाई कंपनी एनजीओ को कैसे सिलेक्ट करती है या कॉर्पोरेट कौन सी कंपनी को सीएसआर देती है, जिसमें पहली
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, पॉलिसी नहीं है, 12A, ATG, CSR1, नीति आयोग नहीं है, तो सवाल ही नहीं आ रहा है। ये सबसे पहली चीज जिसमें ये सब वही चीज है। फिर आता है आपका कॉस्ट। आपका कॉस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मिलता है कि नहीं मिलता है, आप कितना यूनिक काम कर रहे हैं, लीडरशिप का कमिटमेंट कितना है, आपके जो डायरेक्टर्स है या आपके जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या मेंबर्स है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनका कितना डेडिकेशन है, क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, अलाउंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, वो क्या काम करते हैं, कितने एजुकेटेड है, ये भी मैटर करता है CSR लेने के लिए। वरना अंगूठा छाप ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, अलग अलग से उनके कोई बिजनेस नहीं है, वो उनका कमाने का कोई जरिया नहीं है और वो NGO चला रहे हैं, तो उनको शक होता है आपको NGO की डिटेलिंग जब देते हैं तब तो रिजेक्ट कर देते हैं आपका प्रपोजल। ओपननेस एंड अडॉप्टेबिलिटी कितनी है, आप अपने प्रोफाइल को, अपने कॉजेस को कितना वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कम्युनिटी। डोनर्स एजुकेशन, आप डोनर्स के एजुकेशन से मेरी मुराद ये है कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो उनको सारी चीज प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं देते हैं, उनको रिसिप्ट टाइम पर देते हैं या नहीं देते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनके इंटरव्यूज, उनके फीडबैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कितना सप्लाई कॉस्ट हुआ, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हुआ, ये सारी बात से उनको एजुकेट करते हैं या नहीं करते। विजिबिलिटी आपकी कैसी है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी विजिबिलिटी कैसी है, आपका वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सारे यूट्यूब चैनल आपका कैसा, रिव्यूज आपके कैसे हैं गूगल माई बिजनेस के पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लोग आपके बारे में कुछ गलत बात तो नहीं कह रहे, ये सब चेक करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ डोनर्स, कितने डोनर्स आपके बहुत सालों से आपको दे रहे हैं, कितने डोनर्स आपके छूट गए, अगर आप ये भी दिखाते तो वो एक क्रेडिबिलिटी दिखती है NGOs की। कितने आपके मल्टीपल डोनर्स है, क्या आप चंद लोग ही NGO चला रहे हैं या सैकड़ों लोग आपके NGO को फंडिंग देते हैं, तो वो भी अगर आप शो करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है और NGOs को, कॉर्पोरेट उसको पसंद करता है। फिजिकल प्रेजेंस आपका कितना है, अलग अलग स्टेट में अगर आप काम करने का आपके बायलॉज में बोलते हैं तो आपने कहा आपकी स्टेट के अलावा भी काम किया है या नहीं किया है, और आप खास तौर पर आप किसी अनएथिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं, सॉरी अगर आप किसी अनएथिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन या आपके अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी में कुछ गड़बड़ है, तो वो भी आपको नहीं मिलता है CSR। और वो आपका चेक करते हैं कितना एथिकल प्रोसेस है। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी NGO ISO सर्टिफाइड होती है या कुछ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होते हैं, जैसा कि क्रेडिबिलिटी अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्रेडिटेशन करती है NGOs का। तो कॉर्पोरेट ये भी देखता है कि आप ISO सर्टिफाइड है या नहीं, या जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है आप उनसे वेरीफाइड या एक्रेडिटेड है या नहीं। तो बहुत सारे NGOs, मैं जहां पर काम करता था वो क्रेडिबिलिटी अलायंस से एक्रेडिटेड थी, उसके बाद में गाइड स्टार एक एक्रेडिटेशन फर्म है जो थर्ड पार्टी है, जो सिस्टम एंड प्रोसीजर आपके चेक करती है और आपको एक्रेडिटेट करती है, ऑथेंटिकेट करती है, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाती है कॉर्पोरेट। अब ये सब कुछ नहीं होता है और लोग बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमको CSR नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल में समझना ये पड़ेगा कि आपको ये सारी बातों में से आपके पास में क्या क्या नहीं है, पहले उसको बनाओ, फिर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कैसे CSR के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग पिच करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। शुड नॉट बी इन द एंटी नेशनल चीज। सबसे पहली चीज, आपकी कोई भी एक्टिविटी किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी से लिंकेज नहीं होना चाहिए उसका। जज़ाकल्लाह खैर। फिर आइडिएट कैसे करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट के नीड क्या होती है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, NGO का प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाते हैं, प्रपोजल में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डेवलप करते हैं, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, आउटकम्स क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए। और इसको और तफसील से कभी हम लोग बाद में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आज वो वक्त नहीं था, इसलिए मैंने खैर छोटी सी चीज, आज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है उनको कोई भी एक ऐसी चीज जिसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं और वो कंप्लीटली ना दूं। मेरा इंटेंशन ऐसा होता है कि जब भी मैं बोलना शुरू करूं या जब भी मैं प्रेजेंटेशन देना शुरू करूं, तो जितनी चीज मुझको पता है वो सारी के सारी 100% हम लोग साथ में पेश कर दे।
और आज चूंकि सोशल वर्किंग से रिलेटेड टॉपिक था और बहुत सारे मेरे दोस्त सोशल वर्किंग बैकग्राउंड से लोग इसमें जुड़े थे, वो भी चाहते थे कि कुछ हमारे लिए कोई चीज मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी ऐड करने की कोशिश किया। जज़ाकल्लाह खैर शबाना मैम। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। ये जो सेशन है एक्चुअल में, ये सेशन हमारा हर सैटरडे और संडे होता है। मेरी एक कंपनी बनाई है एजुकेशनल सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसके जरिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, करियर काउंसलिंग कोर्स मैंने इनिशिएट किया है, जिसके जरिए मैं चाहता हूं कि करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल स्पीकर हर स्कूल के अंदर, हर शहर के अंदर हम डेवलप करें। और उसके लिए 6 महीने का वीकेंड में चलने वाला कोर्स है, जिसकी कुछ फीस भी है ताकि उसमें सीरियसनेस हो। इसीलिए हम इसको रन कर रहे हैं ताकि हम हमारे जैसे लोगों को रिप्लिकेट करें हर एरियाज के अंदर, और कम्युनिटी के बच्चों को जो अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है गवर्नमेंट एग्जाम्स के ताल्लुक से, करियर के ताल्लुक से, पर्सनैलिटी के ताल्लुक से, स्टार्टअप के ताल्लुक से, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ताल्लुक से, सेल्फ हेल्प के ताल्लुक से, पेरेंटिंग के ताल्लुक से, इसको हम आम करना चाहते हैं। और मेरा एक इंटेंशन है इस कोर्स को लॉन्च करने से पहले कि मैं 1000 करियर काउंसलर अपने मरने से पहले प्रोड्यूस करूं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 या 18 या 20 के करीब एडमिशन हमारे हो चुके हैं। और 15 जनवरी से अभी तक ये 7वां लेक्चर था शबाना मैम का, जिसके जरिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों से भी अगर गुजारिश है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8976368581। आप मुझे, या आपकी स्कूल से या आपके एरिया के अंदर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, किसी खास इंसान को, कि वो एक कोर्स कर ले और हमारे एरिया के बच्चों को वो हेल्प करे, तो इस तरीके से आप अपने ऐसे लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो करना चाहते हैं लेकिन वो फीस या उनके पास में उतना देने के लिए जराए नहीं है। हमारा एक काम होता है कि हम इसको एज अ सोशल इनिशिएटिव समझकर करें और आगे काम करें। खैर जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है। Thank you, Ehsan sir. Thanks a lot for the wonderful opportunity, and thanks to all the participants for being so patient. अशफाक सर का एक सवाल था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अशफाक सर माशाल्लाह मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इनसे। रत्नागिरी में एक स्कूल के प्रिंसिपल है, नायक हाई स्कूल, बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सर ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिससे कुछ आमदनी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कारखाना खोला जहां पर औरतें अपना सिलाई करती है, सिलाई को आप लोग मार्केटिंग भी करते हैं, आप बेचते भी है, और उससे जो आमदनी होती है उसको आप उनकी सैलरी भी देते हैं और उसको कोई दूसरे सोशल कॉज में लगाते हैं। तो ऐसा एंटरप्राइज जिससे इनकम होती है, जनरली सोशल एनजीओस को इनकम करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी अ सोशल कॉज। यानी अगर आप कोई खास मकसद के लिए अगर एनजीओ के जरिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उसके जरिए किसी खास सोशल प्रॉब्लम का एरेडिकेशन होना चाहिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल फील्ड भी होती है, एमबीए इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जज़ाकल्लाह खैर। मैं शबाना मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, अपना कीमती वक्त देकर हमको इतना एनलाइटन किया इतने बेहतरीन टॉपिक के ऊपर कि सोशल वर्किंग में क्या क्या करियर होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मैं फिर से शबाना मैम का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैडम का एक्सपर्टाइज सिर्फ सोशल में नहीं है, मैडम का एक्सपर्टाइज एज अ करियर काउंसलर और एज अ पॉलिसी मेकर भी है। तो वक्तन फौक्तन जैसी भी मैं जरूरत पड़ती है हमको, शबाना मैम हमको गाइड करेंगे और हमारे स्टूडेंट के लिए हमेशा हाजिर होंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको इसको बेहतरीन अजर दे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू। तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं।